बहुत समय पहले समुद्र के बीच बसे सिंहल द्वीप में एक राजकुमारी रहती थी, पद्मावती। सिंहल द्वीप, जिसे आज की दुनिया श्रीलंका के नाम से जानती है, उस समय अपनी समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। नीले समंदर की लहरें इसके तटों को चूमती थीं और हवाओं में चंदन की भीनी भीनी खुशबू घुली रहती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उसके सामने फीका लगे। पद्मावती के रूप का वर्णन करना शब्दों के सामर्थ्य से बाहर था। उनकी आंखें हिरनी के समान चंचल और गहरी थीं। उनकी त्वचा में कुंदन जैसी चमक थी और जब वे मुस्कुराती थीं तो ऐसा लगता था मानो हजारों फूल एक साथ खिल उठे हों। कवियों ने कहा है कि उनकी आभा इतनी प्रखर थी कि रात के अंधेरे में भी उनके चलने से मार्ग आलोकित हो जाता था। पद्मावती केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और वीर भी थी। राजा गंधर्व सेन ने अपनी इकलौती पुत्री की शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जहां एक ओर पद्मावती को शास्त्रों, वेदों और संगीत का पूर्ण ज्ञान था, वहीं दूसरी ओर वह शस्त्र विद्या में भी निपुण थी। वह राजनीति के जटिल विषयों पर अपने पिता को परामर्श देती थी और युद्ध कला में उसका कौशल देखकर अनुभवी सेनापति भी दंग रह जाते थे। पद्मावती का व्यक्तित्व केवल कोमलता का मेल नहीं था, उसमें वह दृढ़ता थी जो उसे एक सामान्य राजकुमारी से अलग एक रानी के रूप में गाढ़ रही थी। पद्मावती के पास एक तोता था, हीरामन, जो उसका सबसे करीबी मित्र था। हीरामन कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह एक मानुस तोता था जो मनुष्यों की भाषा में न केवल बात कर सकता था बल्कि उसमें वेदों का ज्ञान और परिस्थितियों को समझने की अद्भुत मेधा थी। राजकुमारी अपने मन की हर बात, अपनी हर दुविधा और अपने हर सपने को हीरामन के साथ साझा करती थी। हीरामन भी राजकुमारी के प्रति पूरी तरह समर्पित था। वह पद्मावती के महल के बगीचे में उनके साथ रहता, उनके लिए दूर दराज के देशों की कहानियां सुनाता और उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराता। हीरामन केवल एक पक्षी नहीं बल्कि राजकुमारी की आत्मा का प्रतिबिंब और उनके एकांत का साथी था। हीरामन की बोली में वह मिठास और बुद्धिमत्ता थी कि स्वयं राजा गंधर्वसेन भी कभी कभी उससे सलाह लिया करते थे। लेकिन नियति ने हीरामन के लिए कुछ और ही सोच रखा था। हीरामन ही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनता है। यही वह क्षण है जहां से पद्मावती का शांत जीवन एक तूफानी मुद्दा लेने वाला था। हीरामन की मौजूदगी और उसकी उद्दहान ने वह पुल बनाया जिसने सिंहल द्वीप की इस राजकुमारी को चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की नियति से जोड़ दिया। सिंहल द्वीप की ऊंची दीवारों और समुद्र की लहरों के बीच कैद यह सुंदरता अब एक वैश्विक गाथा बनने की ओर अग्रसर थी। हीरामन के एक निर्णय और एक उद्यान ने वह आग सुलझाई जो आगे चलकर पद्मावत महाकाव्य के रूप में अमर हुई। सिंहल द्वीप के राजमहल में एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने इतिहास की धारा बदल दी। राजा गंधर्वसेन, जो अपनी पुत्री पद्मावती के प्रति अत्यंत सुरक्षात्मक थे, हीरामन की बढ़ती लोकप्रियता और राजकुमारी से उसकी निकटता को लेकर सशंकित रहने लगे थे। एक दिन राजा के क्रोध से बचने के लिए या शायद विधाता के लिखे को पूरा करने के लिए हीरामन ने सिंहल द्वीप की सीमाओं को लांघने का निर्णय लिया। वह तोता, जिसके पास मनुष्यों जैसी बुद्धि और देवताओं जैसी वाणी थी, विशाल समुद्र के ऊपर से उड़ता हुआ भारत की मुख्य भूमि पर पहुंचा। थका हारा हीरामन एक बहेलिये के जाल में फंस गया जिसने उसे अपनी आजीविका के लिए बेच दिया। अंततः अपनी किस्मत के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए वह अलौकिक पक्षी चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंचा। चित्तौड़ शौर्य और मर्यादा की वह धरती जहां की मिट्टी में वीरता की महक थी। वहां के राजा थे रतन सिंह, जो न केवल एक न्यायप्रिय शासक थे बल्कि कला और सुंदरता के पारखी भी थे। एक दिन चित्तौड़ के राज दरबार में हीरामन को राजा रतन सिंह के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने जब उस तोते की आंखों में चमक और उसकी वाणी में विद्वत्ता देखी तो वे चकित रह गए। हीरामन ने अपनी मधुर आवाज में वेदों की आर्चाएं पढ़ी और राजा को आशीर्वाद दिया। राजा रतन सिंह ने उत्सुकता से पूछा, हे दिव्य पक्षी, तुम कहां से आए हो और तुम्हारे पास यह अद्भुत ज्ञान कहां से आया? यही वह क्षण था जब हीरामन ने अपनी स्मृति के झरोखे खोले। उसने सिंहल द्वीप के वैभव का वर्णन करना शुरू किया, लेकिन उसकी बातों का केंद्र बिंदु केवल एक ही था, राजकुमारी पद्मावती। हे राजन, आपने संसार की सुंदरता देखी होगी, पर आपने वह नहीं देखा
जो मैंने देखा है। सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। उनकी देह से निकलने वाली सुगंध से उपवन के फूल शर्मा जाते हैं। उनकी आंखों में वह गहराई है जिसे देखकर समुद्र भी अपनी थाह भूल जाए। हीरामन ने विस्तार से बताया कि कैसे पद्मावती केवल रूप की रानी नहीं, बल्कि ज्ञान की देवी भी हैं। उसने उनके वीरतापूर्ण किस्से सुनाए, उनकी बुद्धिमत्ता के उदाहरण दिए और बताया कि कैसे वह सिंहल के आकाश में पूर्णिमा के चांद की तरह चमकती है। जैसे जैसे हीरामन का वर्णन आगे बढ़ा, राजा रत्न सिंह के हृदय में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उन्होंने आज तक कई सुंदरियों के चर्चे सुने थे, लेकिन हीरामन के शब्दों में वह जादू था जिसने राजा के मन में पद्मावती की एक ऐसी छवि गढ़ दी जिसे मिटाना असंभव था। राजा सुनते ही मोहित हो गए। उनके कान केवल हीरामन की आवाज सुन रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने एक अदृश्य सुंदरी का चेहरा नाचने लगा था। दरबार में सन्नाटा छा गया था। मंत्री और दरबारी राजा के चेहरे पर बदलते भावों को देख रहे थे। अंततः राजा रत्न सिंह अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में एक नया संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जो राजसी सुख सुविधाओं और किलों की सुरक्षा से कहीं बड़ा था। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ ठान लिया और गरज कर कहा, मैं उसी राजकुमारी से विवाह करूंगा। राजा का यह निर्णय साधारण नहीं था। सिंहल द्वीप 7 समुद्र पार था और मार्ग दुर्गम बाधाओं से भरा था, लेकिन प्रेम जब जुनून बन जाए तो बाधाएं केवल सीढ़ियां बन जाती हैं। रतन सिंह ने राजसी वस्त्र त्यागने और एक जोगी सन्यासी का वेश धारण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, चित्तौड़ का सिंहासन तब तक मेरा इंतजार करेगा जब तक मैं पद्मावती को अपनी अर्धांगिनी बनाकर यहां नहीं ले आता। यदि मैं उन्हें प्राप्त न कर सका तो मैं लौटकर नहीं आऊंगा। चित्तौड़ की दीवारों ने पहली बार एक राजा को प्रेम के वशीभूत होकर योगी बनते देखा। उनके साथ उनके कुछ विश्वसनीय सैनिक भी जोगी के भेष में तैयार हुए। हीरामन तोता अब उनका पथ प्रदर्शक गाइड था। राजा रत्न सिंह का काफिला अब अज्ञात की ओर निकल पड़ा था। उनके पास केवल एक लक्ष्य था, सिंहल द्वीप, और एक मार्गदर्शक था, हीरामन। पीछे छूट रहा था चित्तौड़ का वैभव और सामने था 7 समुद्रों का गहरा सन्नाटा और अनगिनत चुनौतियां। यह प्रेम की वह अग्नि परीक्षा थी जहां एक राजा को अपनी पहचान खोकर अपनी पद्मिनी को पाना था। चित्तौड़ के दुर्ग से जोगी का भेष धारण कर निकले राजा रतन सिंह के लिए यह यात्रा केवल भूगोल को नापना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को तपाना था। उनके साथ 16,000 साथी भी जोगियों के रूप में थे और उनके हृदय में केवल एक ही नाम की गूंज थी, पद्मावती। हीरामन तोता आकाश में उड़ता हुआ मार्ग दिखाता और नीचे राजा का काफिला जंगलों, पहाड़ों और 7 समुद्रों की बाधाओं को पार करता रहा। अंततः वह दिन आया जब क्षितिज पर नीले समंदर के बीच सिंहल द्वीप की स्वर्णिम आभा दिखाई दी। रतन सिंह जब सिंहल द्वीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण नगरी नहीं थी। यहां के ऊंचे प्राचीर और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए एक चुनौती थी। राजा गंधर्वसेन को जब यह सूचना मिली कि कुछ जोगी उनके राज्य में आए हैं और उनमें से एक की आभा किसी चक्रवर्ती सम्राट जैसी है, तो वे चकित रह गए। लेकिन पद्मावती जैसी अद्वितीय सुंदरी और विदुषी कन्या का हाथ पाना इतना सरल नहीं था। राजा गंधर्वसेन ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी उनकी पुत्री का वर बनेगा उसे केवल कुल से नहीं, बल्कि कौशल और चरित्र से सिद्ध करना होगा। शादी की राह में कांटों की तरह बिछी थीं वे परीक्षाएं, जिन्होंने रतन सिंह के धैर्य की अंतिम सीमा तक परीक्षा ली। सिंहल के राज दरबार के सामने एक विशाल मैदान में पहली परीक्षा आयोजित की गई। यह युद्ध कौशल की परीक्षा थी। राजा गंधर्वसेन के सबसे कुशल योद्धाओं और हाथियों के सामने रतन सिंह को अपनी वीरता सिद्ध करनी थी। रतन सिंह, जो चित्तौड़ के मैदानों में पले बढ़ थे, उन्होंने तलवार हाथ में ली तो मानो बिजली कौंध गई हो। उन्होंने अपनी फुर्ती और अचूक प्रहारों से सिंहल के श्रेष्ठ सेनापतियों को निरुत्तर कर दिया। उनकी तलवार की गति इतनी तीव्र थी कि विपक्षियों को संभलने का मौका तक न मिला। शौर्य वह नहीं जो केवल बल से जीता जाए, शौर्य वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहे। रतन सिंह ने न केवल अपनी शक्ति दिखाई, बल्कि एक सच्चे क्षत्रिय की मर्यादा का पालन करते हुए निहत्थे शत्रुओं पर वार न करके सबका दिल जीत लिया।
पद्मावती स्वयं शास्त्रों की झाता थीं, इसलिए उनके जीवन साथी का केवल बलवान होना पर्याप्त नहीं था। दूसरी परीक्षा बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति की थी। राज दरबार में विद्वानों की एक सभा बुलाई गई, जहां रतन सिंह से गूढ़ दार्शनिक प्रश्न पूछे गए। हीरामन तोते के सानिध्य और चित्तौड़ के संस्कारों ने रतन सिंह को एक गहरा विचारक बना दिया था। उन्होंने राजधर्म, प्रेम की परिभाषा और जीवन के सत्यों पर ऐसे उत्तर दिए कि स्वयं राजगुरु निरुत्तर हो गए। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा वही है जिसकी तलवार जितनी पैनी हो, उसकी बुद्धि उतनी ही शांत और गहरी हो। अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी साहस की परीक्षा। यह कोई शारीरिक द्वंद्व नहीं था, बल्कि मानसिक दृढ़ता का परीक्षण था। कहा जाता है कि उन्हें एक ऐसे दुर्गम मार्ग से गुजरना था जहां मायावी शक्तियां और डरावने भ्रम पैदा किए गए थे। रतन सिंह ने बिना विचलित हुए अपनी मृत्यु के भय को त्याग कर उस मार्ग को पार किया। उन्होंने दिखा दिया कि पद्मावती के प्रति उनका प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक तपस्या है। उनके चेहरे पर न थकान थी, न हार का डर, बस एक ध्येय था। जब ये खबरें अंतपुर में पद्मावती तक पहुंची तो वह भी विस्मित रह गईं। उन्होंने सुना कि कैसे एक राजा ने 7 समुद्र पार किए, कैसे उसने जोगी का भेष धरा और कैसे उसने अपनी वीरता और बुद्धि से उनके पिता के कठोर मापदंडों को पार किया। अंत में पद्मावती भी उनके प्रेम और साहस से गहराई से प्रभावित हुई। उन्होंने महसूस किया कि रतन सिंह ही वह व्यक्ति हैं जो उनके योग्य हैं। हीरामन ने भी राजकुमारी को राजा की निस्वार्थ भक्ति के बारे में विस्तार से बताया। शुभ मुहूर्त में सिंहल द्वीप की सुंदरता और चित्तौड़ के गौरव का मिलन हुआ। पूरे द्वीप को दीपों से सजाया गया। समुद्र की लहरें मानो मंगल गीत गा रही थीं। राजा गंधर्वसेन ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्राणों से प्रिय पुत्री पद्मावती का हाथ राजा रत्न सिंह के हाथ में सौंप दिया। 2 संस्कृतियां, 2 अलग छोर और एक अटूट प्रेम, पद्मावती और रत्न सिंह अब एक सूत्र में बंध चुके थे। विवाह के पश्चात खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन यह तो केवल एक सुखद अध्याय का अंत था। अभी तो चित्तौड़ की वापसी और इतिहास के उन पन्नों का खुलना शेष था जहां इस प्रेम को त्याग की अग्नि में तपना था। अब रतन सिंह और पद्मावती का सफर सिंहल द्वीप से निकलकर राजस्थान की तपती रेत और चित्तौड़ के गौरवशाली किलों की ओर मुड़ने वाला है। सिंहल द्वीप की लहरों से विदा लेकर समुद्र की अगाध गहराइयों को पार करते हुए राजा रतन सिंह अपनी प्राण प्रिया पद्मावती के साथ राजस्थान की वीर भूमि पर पहुंचे। चित्तौड़ के ऊंचे प्राचीरों ने अपनी नई रानी का स्वागत शंखनाद और नगाड़ों की गूंज के साथ किया। रानी पद्मावती विवाह के बाद पद्मावती चित्तौड़ की रानी बन गईं। जब उन्होंने पहली बार चित्तौड़ के दुर्ग में कदम रखा तो ऐसा लगा मानो मरुस्थल की तपती रेत पर शीतल चांदनी बरस पड़ी हो। चित्तौड़ का पत्थर पत्थर उनकी गरिमा से आलोकित हो उठा। पद्मावती ने केवल महल को ही नहीं, बल्कि प्रजा के दिलों को भी जीत लिया। पूरा राज्य उनकी सुंदरता और बुद्धिमानी से मंत्रमुग्ध था। वह केवल महलों में सजने वाली मूरत नहीं थी। उन्होंने राज्य के प्रशासनिक कार्यों में राजा का हाथ बंटाया, न्याय सभाओं में अपनी तर्क शक्ति से जटिल समस्याओं का समाधान किया और दीन दुखियों के लिए दान के द्वार खोल दिए। प्रजा कहती थी कि चित्तौड़ के भाग्य जाग गए हैं। जहां राजा रत्न सिंह जैसा वीर शासक हो और रानी पद्मावती जैसी साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का संगम, वहां भला किस चीज की कमी हो सकती थी। महल की दीवारों के भीतर एक अलग ही संसार था। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। उनका प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि वह 2 आत्माओं का एकात्म था। रतन सिंह अक्सर पद्मावती से कहते, प्रिय, सिंहल की वह कठिन यात्रा और वे अग्नि परीक्षाएं आज सफल जान पड़ती हैं, क्योंकि तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी विजय है। शाम के समय जब किले की बुर्जों से डूबते सूरज की लालिमा दिखाई देती, तब दोनों अक्सर भविष्य के सपने बुनते। रतन सिंह के शौर्य को पद्मावती की प्रेरणा का संबल मिला, जिससे चित्तौड़ की ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। हीरामन तोता भी महल के ऊंचे झरोखों में बैठकर अपनी मधुर वाणी से उनके प्रेम को आशीर्वाद देता था। ऐसा लगता था मानो समय ठहर गया हो और खुशियां इस दुर्ग की स्थायी निवासी बन गई हों। लेकिन नियति का पहिया अपनी गति से घूम रहा था।
सुख के इस चरमोत्कर्ष के बीच चित्तौड़ के राज दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, राघव चेतन। वह न केवल शास्त्रों का झांता था, बल्कि तंत्र विद्या और मायावी शक्तियों में भी निपुण था। एक दिन पद्मावती की अनुपम सुंदरता की एक झलक पाकर राघव चेतन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उसकी नीयत डोल गई और उसने कुछ ऐसी अनैतिक तांत्रिक क्रियाएं करने का प्रयास किया जो राजमहल की मर्यादा के विरुद्ध थीं। जब राजा रतन सिंह को इस विश्वासघात और कुकृत्य का पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने राघव चेतन को राज दरबार में अपमानित किया और उसे चित्तौड़ से देश निकाला दे दिया। अपमान की आग में जलता हुआ राघव चेतन चित्तौड़ की सीमाओं से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार था, प्रतिशोध। उसने प्रतिज्ञा की कि वह रतन सिंह के उस घमंड और उस सुख को नष्ट कर देगा जिस पर उन्हें इतना गर्व है। लेकिन यहीं से शुरू होती है कहानी का असली खतरा। राघव चेतन जानता था कि चित्तौड़ पर सीधे आक्रमण करना असंभव है, इसलिए उसने भारत के सबसे शक्तिशाली और क्रूर सुल्तान की शरण लेने का निर्णय लिया, अलाउद्दीन खिलजी। वह दिल्ली की ओर कूच कर गया। उसके पास हथियार के रूप में कोई तलवार नहीं थी, बल्कि उसके पास थे पद्मावती की सुंदरता के वे जादुई वर्णन, जिन्हें सुनकर कोई भी सम्राट अपनी सुध बुद्ध खो सकता था। उसने योजना बनाई कि वह खिलजी के मन में पद्मावती को पाने की ऐसी लालसा जगाएगा कि दिल्ली की सेना चित्तौड़ को मिट्टी में मिलाने के लिए चल पड़ेगी। चित्तौड़ के महलों में अभी भी शहनाइयां गूंज रही थीं, लेकिन उत्तर दिशा से काली घटाएं घिरनी शुरू हो गई थीं। एक ईर्ष्यालु ब्राह्मण का प्रतिशोध अब विश्व इतिहास के सबसे भीषण संघर्षों में से एक की नींव रखने जा रहा था। चित्तौड़ की शांत और प्रेममयी रातों पर अब दिल्ली के सुल्तान के काले इरादों का साया मंडराने लगा था। प्रतिशोध की आग में जलता हुआ राघव चेतन जब दिल्ली पहुंचा तो उसने सीधे सुल्तान के दरबार में पैठ बनाई। वह जानता था कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक है जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। दिल्ली के सुल्तान के सामने झुकते हुए राघव चेतन ने बड़ी चालाकी से शब्दों का जाल बुना। उसने खिलजी से कहा, ऐ जहां पनाह, आपके पास दुनिया की तमाम दौलत है, आपके पास बेशुमार हीरे जवाहरात हैं, लेकिन आपके हरम में वह बेशकीमती हीरा नहीं है जो पूरे हिंदुस्तान की शान है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना तो वह पहले तो चकित हुआ, फिर धीरे धीरे उसके मन में एक गहरा लालच घर करने लगा। राघव चेतन ने पद्मावती के रूप का ऐसा सजीव वर्णन किया कि खिलजी की आंखें चमक उठीं। उसने सुना कि कैसे पद्मावती के चलने से जमीन धन्य हो जाती है और कैसे उनकी सुंदरता के आगे पूर्णिमा का चांद भी शर्मा जाता है। खिलजी, जो पहले ही सत्ता के नशे में चूर था, अब वासना और अहंकार के वशीभूत हो गया। उसने अपने सिंहासन पर मुक्का मारते हुए गरज कर कहा, मैं उसे हर हाल में पाना चाहता हूं। खिलजी के लिए पद्मावती अब केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु बन गई थी जिसे वह अपनी जीत की निशानी के रूप में देखना चाहता था। उसने तुरंत अपनी विशाल सेना को तैयार होने का हुक्म दिया। हजारों घुड़सवार, पैदल सैनिक और हाथियों का लश्कर चित्तौड़ की ओर कूच कर गया। जब खिलजी की सेना चित्तौड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि इस किले को जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चित्तौड़ का दुर्ग एक अभेद्य चट्टान की तरह खड़ा था। सुल्तान ने किले के चारों ओर घेराबंदी कर दी। महीनों बीत गए, रसद कम होने लगी, लेकिन चित्तौड़ के स्वाभिमानी राजपूतों ने झुकना स्वीकार नहीं किया। राजा रत्न सिंह को जब खिलजी के असली इरादों का पता चला तो उनका खून उबल उठा। उन्होंने पद्मावती से कहा, प्रिय, यह युद्ध केवल जमीन का नहीं बल्कि मर्यादा और सम्मान का है। खिलजी तुम्हारी परछाई तक को छूने का सपना देख रहा है, जिसे मैं जीते जी कभी पूरा नहीं होने दूंगा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि वह सीधे युद्ध से किले को नहीं जीत सकता तो उसने एक कुटिल चाल चली। उसने राजा रत्न सिंह को संदेश भेजा कि वह युद्ध समाप्त करना चाहता है और केवल एक बार रानी पद्मावती की झलक देखना चाहता है, वह भी केवल एक दर्पण, शीशे के माध्यम से। वह यह दिखाना चाहता था कि वह केवल उनकी सुंदरता की प्रशंसा करना चाहता है, उसे पाना नहीं। राजपूत मर्यादा इसके खिलाफ थी, लेकिन राज्य की जनता को युद्ध की तबाही से बचाने के लिए और मंत्रियों के परामर्श पर एक भारी मन से यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उस दिन चित्तौड़ के महल में सन्नाटा था।
बीच में एक विशाल दर्पण लगाया गया। रानी पद्मावती दूर एक ऊंचे स्थान पर खड़ी थीं और उनकी परछाई उस दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही थी। खिलजी ने जैसे ही दर्पण में वह दिव्य रूप देखा, वह सुध बुद्ध खो बैठा। उसकी नीयत और भी खराब हो गई। मुलाकात के बाद जब शिष्टाचार के नाते राजा रतन सिंह खिलजी को किले के द्वार तक छोड़ने गए तो सुल्तान ने अपनी असलियत दिखा दी। उसने विश्वासघात करते हुए राजा को बंदी बना लिया और उन्हें अपने शिविर में ले गया। खिलजी ने चित्तौड़ को संदेश भिजवाया, अगर राजा की जान चाहते हो तो रानी पद्मावती को सुल्तान के हवाले कर दो। चित्तौड़ के दुर्ग में हाहाकार मच गया, लेकिन रानी पद्मावती, जो न केवल सुंदर थीं बल्कि अत्यंत साहसी और बुद्धिमान भी थीं, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रोने के बजाय युद्ध का मार्ग चुना। उन्होंने गोरा और बादल जैसे वीर सेनापतियों के साथ मिलकर एक ऐसी गुप्त योजना बनाई जिसने इतिहास बदल दिया। अब चित्तौड़ एक ऐसे मोड़ पर था जहां एक ओर सुल्तान की विशाल सेना थी और दूसरी ओर एक रानी की बुद्धिमत्ता और सम्मान की रक्षा का संकल्प। पद्मावती ने खिलजी के पास संदेश भेजा कि वह आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी 700 दासियों के साथ। राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर खिलजी के शिविर में ले जाया गया। सुल्तान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने सोचा था कि राजा को कैद करके वह पद्मावती को आसानी से हासिल कर लेगा। उसने दुर्ग में यह संदेश भिजवाया, यदि चित्तौड़ अपने राजा को जीवित देखना चाहता है तो रानी पद्मावती को पालकी में बैठकर सुल्तान के हरम में आना होगा। यही राजा की रिहाई की एकमात्र कीमत है। यह संदेश चित्तौड़ की दीवारों से टकराकर जब रानी पद्मावती के कानों तक पहुंचा तो मानो बिजली गिर पड़ी। पूरे दुर्ग में शोक और क्रोध की लहर दौड़ गई। राजपूत योद्धाओं की तलवारें म्यान से बाहर निकल आईं, लेकिन समस्या यह थी कि राजा शत्रु की गिरफ्त में थे। एक भी गलत कदम राजा के प्राण ले सकता था। ऐसी कठिन परिस्थिति में जहां बड़े बड़े सेनापति विचलित थे, रानी पद्मावती ने अपने धैर्य का परिचय दिया। वह केवल महलों की शोभा नहीं थीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थीं। उन्होंने रोने के बजाय अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। उन्होंने अपने 2 सबसे वीर और भरोसेमंद सेनापतियों गोरा और बादल को बुलाया। गोरा, जो अनुभवी और बुजुर्ग योद्धा थे, और बादल, उनका युवा और साहसी भतीजा। रानी ने उनके सामने एक ऐसी गुप्त योजना रखी जिसने युद्ध के नियमों को ही बदल दिया। पद्मावती ने सुल्तान को संदेश भिजवाया कि वह आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। वह अकेले नहीं बल्कि अपनी 700 दासियों और सखियों के साथ आएंगी। उनकी पालकियां सीधे राजा रत्न सिंह के तंबू तक जाएंगी ताकि वह विदा होने से पहले एक आखिरी बार अपने पति से मिल सकें। कोई भी मुगल सैनिक पालकियों की तलाशी नहीं लेगा ताकि राजपूत स्त्रियों की मर्यादा बनी रहे। लालच में अंधे हो चुके खिलजी ने तुरंत ये शर्तें मान लीं। उसने सोचा कि 700 दासियों का आना उसके विलास के लिए और भी अच्छा होगा। अगले दिन सुबह चित्तौड़ के किले से 700 ढकी हुई पालकियां निकलीं। हर पालकी को 4 कहार उठा रहे थे। खिलजी के शिविर में जश्न का माहौल था। सैनिकों ने सोचा कि राजपूताना ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन उन पालकियों के भीतर कोई कोमल दासियां नहीं थीं। हर पालकी में बख्तरबंद राजपूत योद्धा अपनी नंगी तलवारें लेकर बैठे थे, और जो कहार पालकियों को उठा रहे थे वे भी भेष बदले हुए चित्तौड़ के सबसे श्रेष्ठ सैनिक थे। जैसे ही पालकियां राजा रत्न सिंह के तंबू के पास पहुंची, संकेत मिलते ही पालकियों के पर्दे हट गए। वह दृश्य देख खिलजी के सैनिकों के होश उड़ गए। कोमल हाथों की जगह फौलादी हाथों ने तलवारें थाम रखी थीं। जय एकलिंगजी के उद्घोष से आसमान गूंज उठा। भयंकर युद्ध छिड़ गया। गोरा और बादल ने अपनी जान की बाजी लगा दी। बादल ने बिजली की फुर्ती से राजा रत्न सिंह की जंजीरें काट दी और उन्हें एक तेज घोड़े पर बिठाकर किले की ओर रवाना कर दिया। गोरा ने खिलजी की विशाल सेना को अकेले रोक कर रखा ताकि राजा सुरक्षित निकल सकें। उस वृद्ध योद्धा ने वीरता की वह मिसाल पेश की कि दुश्मन भी दंग रह गए। उनके शरीर पर अनगिनत घाव थे, लेकिन जब तक राजा किले के भीतर नहीं पहुंच गए, गोरा की तलवार नहीं रुकी। अंततः राजा रत्न सिंह सुरक्षित चित्तौड़ के भीतर पहुंच गए, लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत गोरा जैसे वीरों के बलिदान से चुकानी पड़ी। जब खिलजी को पता चला कि उसे एक महिला की बुद्धिमत्ता ने मात दे दी है, तो उसका अहंकार बुरी तरह घायल हो गया।
वह शर्मिंदगी और क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और चित्तौड़ पर अंतिम सबसे भीषण हमला बोल दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि पालकियों में रानियाओं नहीं बल्कि काल बनकर राजपूत योद्धा आए थे, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे अपनी हार से ज्यादा इस बात की चिढ़ थी कि एक स्त्री ने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। उसने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया, चित्तौड़ को तब तक घेरे रखो जब तक यहां का पत्थर पत्थर खून न उगलने लगे। महीनों तक घेराबंदी चलती रही। चित्तौड़ के भीतर रसद और पानी की कमी होने लगी, लेकिन राजपूतों का मनोबल टस से मस न हुआ। राजा रत्न सिंह, जो अब अपनी कैद का अपमान धोने के लिए व्याकुल थे, दिन रात मोर्चों पर डटे रहे। पद्मावती ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने दुर्ग की महिलाओं को संगठित किया और उन्हें मानसिक रूप से उस घड़ी के लिए तैयार किया जिसकी आहट अब सुनाई देने लगी थी। चित्तौड़ के दुर्ग की ऊंची दीवारों पर उस दिन सूरज का रंग कुछ ज्यादा ही लाल था, मानो वह आने वाले रक्तपात और बलिदान की गवाही दे रहा हो। राजा रतन सिंह की सुरक्षित वापसी ने अलाउद्दीन खिलजी के अहंकार को जो चोट पहुंचाई थी, उसने उसे एक खूंखार शिकारी में बदल दिया था। वह समझ चुका था कि चित्तौड़ को धोखे से नहीं बल्कि केवल मलबे के ढेर में बदलकर ही जीता जा सकता है। खिलजी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली की विशाल सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। महीनों तक रसद रोकी गई, पत्थरों की वर्षा की गई और दुर्ग की नींव हिलाने की कोशिश हुई, लेकिन रतन सिंह और उनके योद्धा टस से मस न हुए। अंततः जब किले के भीतर अन्न का अंतिम दाना भी समाप्त होने लगा, तो राजा रत्न सिंह ने अपने सामंतों के साथ निर्णय लिया, अब संधिकाल बीत चुका है, अब केवल रणकाल शेष है। युद्ध बहुत भयानक था। चित्तौड़ के द्वार खुले और केसरिया बाना पहने राजपूत योद्धा हर हर महादेव के उद्घोष के साथ खिलजी के टिड्डी दल जैसे लश्कर पर टूट पड़े। राजा रत्न सिंह वीरता से लड़े। उनकी तलवार बिजली की तरह कौंध रही थी। उन्होंने सैकड़ों दुश्मनों को यमलोक पहुंचाया, लेकिन संख्या बल के सामने वीरता की एक सीमा होती है। अंत में राजा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उनके गिरने के साथ ही चित्तौड़ का एक सुनहरा अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन कहानी का सबसे गौरवशाली और मार्मिक हिस्सा अभी बाकी था। जब राजा रत्न सिंह रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, तो चित्तौड़ के आकाश में शोक की लहर नहीं बल्कि प्रतिशोध और स्वाभिमान की ज्वाला धधक उठी। रानी पद्मावती जानती थीं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना अब किसी भी क्षण दुर्ग के भीतर प्रवेश कर सकती है। खिलजी की जीत का एकमात्र उद्देश्य पद्मावती को हासिल करना था, लेकिन वह यह भूल गया था कि राजपूताना की स्त्रियां खिलौना नहीं बल्कि जलती हुई मशालें होती हैं। पद्मावती ने दुर्ग की सभी महिलाओं को एकत्रित किया। वहां बूढ़ी माताएं थीं, नवविवाहित वधुएं थीं और नन्ही बालिकाएं भी थीं। पद्मावती की आवाज में वह दृढ़ता थी जिसने कांपते हाथों में भी साहस भर दिया। बहनों, शत्रु हमारे द्वार पर है। वह हमारे शरीर को जीतना चाहता है, लेकिन वह हमारी आत्मा और हमारे सतीत्व को कभी छू नहीं पाएगा। आज हम अग्निदेव की शरण में जाएंगी, ताकि इतिहास याद रखे कि चित्तौड़ की बेटियों ने गुलामी से बेहतर मृत्यु को चुना। चित्तौड़ के विशाल प्रांगण में एक विशाल जौहर कुंड तैयार किया गया। चंदन की लकड़ियां सजाई गईं और घी की आहुति से अग्नि प्रज्वलित की गई। वह दृश्य हृदय विदारक था, फिर भी गौरवशाली था। हजारों महिलाओं ने अपने सबसे सुंदर केसरिया और लाल वस्त्र पहने। उन्होंने अपने 16 श्रृंगार किए, जैसे वे किसी युद्ध पर जा रही हों, और वास्तव में यह उनके चरित्र का सबसे बड़ा युद्ध था। पद्मावती सबसे आगे चली। उनके चेहरे पर न भय था न शिकन। उन्होंने अग्नि को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए उस धधकती ज्वाला में समा गईं। उनके पीछे पीछे हजारों वीरांगनाओं ने जय एकलिंगजी और जय भवानी के नारों के साथ अग्नि स्नान किया। यह जौहर केवल एक आत्मदाह नहीं था, बल्कि एक आताताई सुल्तान के अहंकार पर करारा तमाचा था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के भीतर कदम रखा, तो उसकी आंखों में वह हवस भरी चमक थी कि वह अब पद्मावती को देख पाएगा। लेकिन उसे क्या मिला? उसे मिला तो सिर्फ धुआं और राख। उसे मिला सन्नाटा जो उसकी जीत का मखौल उड़ा रहा था। उसे मिला वह अपमान जिसे वह कभी धो नहीं पाया। खिलजी ने किला तो जीत लिया, लेकिन वह हार गया। वह पद्मावती की एक परछाई तक को न छू सका।
रानी ने मरकर भी अपने सतीत्व और चित्तौड़ के सम्मान को अमर कर दिया। आज भी जब लोग चित्तौड़ के दुर्ग को देखते हैं तो उन्हें पत्थरों में वह तपिश महसूस होती है। हीरामन तोता, जो इस कहानी का सूत्रधार बना, उसने शायद ही सोचा होगा कि उसके शब्द एक ऐसी महागाथा लिखेंगे जो हजारों साल तक सुनाई जाएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस वह नहीं जो डरे नहीं, बल्कि वह है जो डर के बावजूद सही के लिए खड़ा रहे। सम्मान किसी भी भौतिक सुख या सत्ता से ऊपर होता है। बलिदान ही वह बीज है जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता और गौरव के वृक्ष उगते हैं। रानी पद्मावती और राजा रत्न सिंह का प्रेम उस अग्नि में झलकर कुंदन बन गया जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। वे केवल इतिहास के पात्र नहीं, बल्कि भारतीय चेतना के प्रतीक बन गए हैं। यह कहानी यहां संपूर्ण होती है। इस महागाथा ने सिंहल द्वीप की लहरों से शुरू होकर चित्तौड़ की अग्नि तक का सफर तय किया, जहां अंततः प्रेम और मर्यादा की जीत हुई।